नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आज की जो अहम खबर है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती है। और आपको बता दूं कि रियासती वजीर फाइनेंस व डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बजट बराए साल 2025-26 पेश कर दिया है। और आपको बता दें कि ये बजट आज जिसे तारीखी बजट कहा जा रहा है, तकरीबन 3,04,965 करोड़ रुपए का बजट है। और इस मामले में ये भी आपको बता दें कि जहाँ तक माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो बजट इस बजट में रकम मख्तस की गई है वो तकरीबन 3,591 करोड़ रुपए है। तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए माइनॉरिटी का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा यानी मुनासिब समझा जा सकता है। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि जनाब आमिर अली खान MLC ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। ख़ासतौर पर जब इंतखाबात हो रहे थे, असम्बली इंतखाबात, इंतखाबी मुहिम जारी थी, उस वक्त उन्होंने कांग्रेसी क़यादत को ये मशवरा दिया था कि 5,000 करोड़ रुपये बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तस करने का वादा किया जाए। तो बहरहाल ये वादा कांग्रेस 5,000 का तो नहीं कर सकी, लेकिन अब हम 4,000 के करीब यानी 4,000 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। यानी 3,591 करोड़ रुपए अक़लियती बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जहां तक ज़रूरी शोबे का सवाल है, ज़रूरी शोबे के लिए 24,439 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इस बजट में। इसके अलावा रैतु भरोसा में 18,000 करोड़ रुपए, अफजाइश मवेशियान के लिए 1,674 करोड़ रुपए और सिविल सप्लाईज के लिए 5,734 करोड़ रुपए, तालीमी शोबे के लिए 23,108 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए 900 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से। पंचायत राज व देही तरक्की के लिए 31,605 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बहबूद ख़वातीन व अतफाल के लिए तकरीबन 2,861 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। FC वेलफेयर के लिए और 40,232 करोड़ रुपए और ST वेलफेयर यानी दर्ज फहरिस्त कबाइल की बहबूद के लिए 17,170 करोड़ रुपए तकरीबन मुख्तस किए गए हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस का सवाल है, उन्होंने वाज़े तौर पर ऐवान में बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी रियासत की मईशत का जो हजम है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर्स है और आइंदा 10 वर्षों में इसे 1,000 अरब डॉलर्स यानी 1 खरब डॉलर तक कर दिया जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है। वैसे भी जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए 22,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि तमाम रियासत में तकरीबन 4,50,000 मकानात फराहम किए जाएँ गरीबों को और ज़रूरतमंदों को। और हर असम्बली हल्के में 3,500 मकानात के हिसाब से ये बजट मुख्तस किया गया है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा बजट है। और ये इस बारे में आपको ये बता दें कि बजट तो पेश कर दिया जाता है सज्जा साहब, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है अक़लियती बहबूद का बजट आप देखेंगे कि यहाँ पर सब प्लान नहीं है। यानी आप देखेंगे बजट जो आता है, साबिक़ KCR हुकूमत के दौरान भी 2 मियादों के दौरान देखा गया कि बजट जो अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस किया जाता था 60% बजट वापस चला जाता था। अब MLC जनाब आमिर अली खान ने वाज़े तौर पर हुकूमत पर जोर दिया है और मशवरा दिया है कि सब प्लान मुतारिफ करवा जाए। उन्होंने कानून साज कौंसिल में अपने वलवला अंगेज़ खिताब में ये बात भी कही है कि हुकूमत को अक़लियतियों के लिए या अक़लियती बहबूद का जो बजट है उसके लिए सब प्लान मंजूर करना चाहिए, मुतारिफ करवाना चाहिए ताकि बजट वापस ना जाए। और आप देखेंगे कि पिछले जो हुकूमतें थीं उसमें जो बजट वापस जाता था उसके लिए जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी नाअहली ज़िम्मेदार है। वो देखिए अपने मफादात के लिए काम करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने अक़लियती बहबूद के बजट के सिलसिले में उसे वापस जाने से रोकने के लिए सब प्लान बनाने का हुकूमत से मुतालबा नहीं किया, या फिर किया तो बहुत ही एक अजीब अंदाज में किया जो काबिल अहमियत का हामिल नहीं था। जी बिल्कुल। देखिए हुकूमतियों में संजीदा नहीं थे बजट, ख़ास तौर पे जो है माइनॉरिटीज़ के बजट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में। जैसा कि आपने कहा कि 60% बजट का वापस जाना यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा जो है तशवीश की बात मानी जाएगी। तो बहरहाल जो है इस साल जैसा कि अभी आपने बताया, जैसा कि मल्लू भट्टी विक्रमार्का को भी हम सुन रहे थे, वज़ीर फाइनेंस 2025-26 का बजट असम्बली में पेश कर रहे थे, तो उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा, साफ तौर पे कहा कि हमारा जो फोकस था ख़ास तौर पे हमने कोशिश ये की है कि ज़िंदगी के हर शोबे के लिए जो है बजट में इजाफ़ा किया जाए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अक़लियती बजट को भी 3,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है बढ़ा के।
तो वैसे तो हुकूमत ने वादा किया है कि अक़लियतों का बजट 4,000 करोड़ रुपए तक जो है इसको बढ़ाया जाएगा। तो बहरहाल 3,500 करोड़ रुपए भी जो बजट सैंक्शन किया गया है, अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए खर्च हो तो इससे अक़लियतों का बहुत भला होगा, बहुत से जो है बेनिफिट्स अक़लियतों को हासिल होंगे। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बात की है कि ख़ास तौर पे अभी एक जो नई स्कीम शुरू की गई है BCs, SC और माइनॉरिटीज़ के लिए, जो बेरोज़गार नौजवानों को माशी इमदाद के तौर पे 3 लाख रुपए तक के जो है सब्सिडाइज लोन देने की बात की जा रही है। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख मुख्तलिफ़ कारोबार के लिए नौजवानों को देने की बात की जा रही है। तो इसमें भी इस बजट एलोकेशन से जो है यकीनन फ़ायदा होगा। और जैसा कि वादा किया गया है कि हम 5 लाख जो है नौजवानों को बेनिफिट हासिल करने का मौका फराहम करेंगे, तो पूरे के पूरे 5 लाख की जो टारगेट है वो पूरा होगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि देखिए इस बजट की सबसे एक अहम बात ये है कि मल्लू भट्टी का एक कहना था कि बजट को, इस बजट में जो सबसे बड़ा जो है मेगा मास्टर प्लान है वो है इस शहर की तरक्की, हैदराबाद को जो है जैसा कि उन्होंने फ्यूचर सिटी के बारे में भी कहा, फ्यूचर सिटी, ग्रीन फील्ड्स जो बढ़ाने की बात की गई है। तो उनका ये कहना था कि इस शहर को इंडस्ट्रियल हब अगर बना दिया जाएगा तो फिर हमारे लिए जो माशी मुश्किलें अभी आ रही हैं, जो परेशानियां अभी आ रही हैं, वो माशी मुश्किलें हम अब, जैसे कि बजट क्या होता है, एक तजवीज़ है, एक तजावीज़ होती हैं, मख्तस किया जाता है। लेकिन देखिए कहा ही जाता है कि इतने हज़ार करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेंगे, लेकिन इतने हज़ार करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हुकूमत हमेशा से शाकी रही है, साबिका हुकूमत भी, मौजूदा हुकूमत भी, कि GST के तहत जो पैसा आता है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती मरकज़ की तरफ से हो रही है, और जो पैसा यहाँ से जाता है उसका पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं आ रहा है, जिससे रियासती हुकूमतों को हुकूमत चलाने में खासी दिक्कत आ रही है। तो अभी इनका ये कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि हम तेलंगाना को खुद मक्तफ़ी बनाएं, हम तेलंगाना को जो है पूरा अपनी मैशियत का इन्हिसार हम तेलंगाना पे करें। इसके लिए जो है मेगा मास्टर प्लान 2050 का जो है फ़ैसला किया गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसमें होंगे, उसमें पुल बनाए जाएंगे, उसमें फ्लाईओवर्स की जो है 31 फ्लाईओवर्स बनाने का जो है प्लान है। 17 जो है हम देख सकते हैं कि 17 अंडरपासेस बनाने का जो है प्लान है। तो हुकूमत का ये कहना है कि हम शहर के अतराफ़ में अगर हम जो है, जैसे कि अभी आपने कहा कि फ्यूचर सिटी बनाएंगे, ग्रीन फील्ड्स हम यहाँ पे जो है कायम करेंगे, हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाएंगे और बैरूनी सरमायाकारी के लिए माहौल को साजगार बनाएंगे, तो यकीनन ये हमारे लिए भी, इस शहर के लिए भी और पूरी रियासत के लिए भी नफ़ा बख्श साबित होगा। तो बहरहाल जो है बजट को मैनेज करने के लिए हुकूमत बहुत सारे जो है फैसले कर रही है, बहुत सारे प्लान हुकूमत ने बनाए हैं, और हमें पूरी तवक्को है कि जो बजट मख्तस किया गया है उसमें जहां STs, SCs, BCs के लिए जो है प्लान है, उनके जो है मफाद के लिए जहां अलोकेशन है बजट का, वहीं अक़लियतों के लिए भी जो बजट अलोकेट किया गया है, अलाट किया गया है, उसका भी भरपूर इस्तेमाल होगा और हुकूमत पूरी दयानतदारी के साथ सारी की सारी रकम अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए जारी करेगी। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह बजट पेश किया गया और बजट में किस तरह की तजावीज़ पेश की गई हैं, कितनी रकम मख्तस की गई है, हमने आपको तफसील से बताया है। उम्मीद है कि अगर जनाब आमिर अली ख़ान साहब ने जिस तरह की तजवीज़ हुकूमत को पेश की है कौंसल में कि अक़लियती बहबूद के लिए भी सब प्लान मुतारिफ़ करवाया जाए, तो इससे आपको बता दूँ कि बजट वापस नहीं जाएगा, बल्कि इससे खुशहाली के नए राह हमवार होंगी। लेकिन ख़ास तौर पर जो सियासी कायदीन हैं उन्हें ये चाहिए कि वो अपने
मफादात को तरजीह देने के बजाय मिल्ली मफादात को तरजीह दें, तब कहीं जाकर आप मिल्लत को कामयाब करवा सकते हैं और मिल्लत को मुल्क की तरक्की का बायस भी बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में आमिर खान साहब ने बहुत अच्छी नुमाइंदगी की है। अब देखना यह है कि हुकूमत सब प्लान मुतारिफ करवाती है या नहीं करवाती है, लेकिन जो हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि हुकूमत अक़लियती बहबूद के लिए सब प्लान मुतारिफ करवाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। और आपने ये भी देखा कि जैसा कि सज्जाद साहब ने भी बताया, हम भी आगे अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये बताएंगे कि राजीव युवा जो विकासम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, उसके तहत आपको बता दूं कि 6,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं 5 लाख बेरोज़गार नौजवानों को खर्च देने के लिए। ये खर्च किया जो हजम है 3 लाख यानी 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए है, और इसके लिए हुकूमत भारी सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप 3 लाख रुपए खर्च लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत आपको 60% सब्सिडी देगी। 2 लाख खर्च लेते हैं तो 70%, और 1 लाख खर्च लेते हैं 1 लाख रुपए खर्च लेते हैं तो फिर 80% सब्सिडी आपको दी जा रही है। और इस सिलसिले में दफ्तर सियासत में एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है जो न सिर्फ आपकी रहनुमाई करेगा बल्कि आपके जो दरख्वास्त फॉर्म है या उसका ऑनलाइन अदखाल भी मुफ्त करने के लिए तैयार है। आप ज़रूर रब्त पैदा कीजिए। पर कत्ल हम होते हैं, ज़ख्मी हम होते हैं, नुकसानात हमें उठाना पड़ता है और उसके बाद भी गिरफ्तार भी हम होते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है सज्जाद साहब? यकीनन आपने एक अहम नुक्ता उठाया है कि बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनों ने यह जो है एहतजाज किया था और जुलूस निकाला था, लेकिन फिर मामला जो है अब उलट गया है। तो बहरहाल जो भी हो, देखिए पप्पू यादव ने जो एमपी है लोकसभा के, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है। उनसे जब पूछा गया नागपुर वायलेंस के बारे में तो उन्होंने कहा कि वहाँ का डिप्टी सीएम ये बोलता है कि जो औरंगज़ेब का नाम लेगा, तारीफ़ करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र जो है ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वीएचपी और जो है बजरंग दल के लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे जी। और उन्होंने धमकी दी थी कि जो है हम वहाँ चलो औरंगाबाद और वहाँ पे हम जो है औरंगज़ेब की जो है मज़ार को तहस नहस कर देंगे, जी। उनका नाम और निशान तक मिटा देंगे। बहरहाल इस तरह की जो है वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब उनके बारे में पूछा गया तो डिप्टी सीएम कहते हैं कि नहीं, वो लोग जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, हम उनका जो है साथ देते हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। मतलब ये कि जो गुंडागर्दी सही है, गुंडागर्दी सही है। तो इसी कमेंट पे पप्पू यादव का कहना था कि वीएचपी और जो है बजरंग दल के लोग पूरे मुल्क में दंगे फसाद कराते हैं, वो दंगाई हैं। उन्होंने कहा कि वो जो है शरपसंद हैं, उन्होंने कहा कि वो जो है गुंडागर्दी करते हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये की कि हुकूमतें उनकी सरपरस्ती करती हैं। और उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि इन पे बैन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी फिल वाकई मुल्क में अमन अमान चाहती है तो सबसे पहले इन तंजीमों पे पाबंदी आयद की जानी चाहिए। तो बहरहाल देखिए, अभी तो नागपुर में इतरावा में सुकून है, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं। उसके बाद किस नौइयत की, जैसा कि आपने कहा है कि बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, तो अब देखने वाली बात यह है कि किस नौइयत के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और किस तरह से मुसलमानों के साथ पुलिस का रवैया देखने में आता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात सज्जाद साहब बहुत अच्छी हुई है कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है, आप देखेंगे कि शिवसेना का जो तर्जुमान है सामने में एक एडिटोरियल शाये हुआ है, इदारिया शाये हुआ है, जिसमें आरएसएस पर, बीजेपी पर शदीद तनकीद की गई है और ये कहा गया है कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और औरंगज़ेब का जो मसला इन्होंने छेड़ा है ये जानबूझकर छेड़ा गया है महाराष्ट्र को तरक्की से रोकने के लिए, महाराष्ट्र में बेचैनी पैदा करने के लिए, महाराष्ट्र में फसादात भड़काने के लिए ये किया गया है। और इदारे में आरएसएस पर और बीजेपी पर ये इस तरह की साजिश रचने के इल्ज़ामात बिलवास्ता तौर पर आयद कर दिए गए हैं। और एक अहम बात ये कही गई है कि हिंदुस्तान में अगर इस तरह के हालात रहेंगे, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र में, तो पीएम मोदी है, सीएम फडणवीस हैं और मोहन भगवत आरएसएस के जो सरबराह है डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे है, उन्हें और अजीत पवार, ये 5 लोगों के हाथों में कुल्हाड़ी और जो भी औजार है वो देने चाहिए और उसके बाद कहना चाहिए कि आप औरंगज़ेब की खबर खो दें। तो ये इनका काम है। ये चाहते हैं सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करना। और ये भी कहा गया है कि अब शिवाजी जो हैं वो जय शिवाजी जय संभाजी का ये नारा लगा रहे हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, हालांकि इन्हें शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये भी इदारिये में ये भी लिखा है कि खुद छत्रपति शिवाजी ने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर कहीं
कुरान मजीद के नुस्खे मिलते हैं तो उसे बाएहतराम, बहुत ही बावकार अंदाज में एहतराम के साथ वापस कर देना चाहिए। और ये लोग कुरान मजीद के नुस्खे जला रहे हैं, इदारिये में वाज़े तौर पर लिखा गया है। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि क्या जो है ये लोग कर रहे हैं, क्या इनके मंशा है, क्या इनके जो है। यकीनन देखिए उद्धव ठाकरे या फिर शिवसेना UBT जिसको कहा जाता है, उद्धव ठाकरे ग्रुप, वो जो है बहुत ही सख्ती के साथ जो है BJP और जो है इनकी शरपसंदाना सरगर्मियों, लेकिन RSS के बारे में बिल्कुल सीधे RSS को टारगेट कर दिया गया है। जी जी। तो यकीनन देखिए ये बातें तो बहुत ज़माने से की जाती रही हैं। जब बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जो है, जब जो है तहरीक शुरू की थी एल खेड़वानी, उस वक्त से ही RSS के किरदार को जो है मशकूक बताया जाता रहा है। देखिए एक बात ये भी जो है वाज़ेह की जा रही है कि मुल्क के हालात, माशी हालात बहुत अबतर हो गए हैं। अब जैसा कि अभी आपने कहा कि सोने की कीमत जो है 90,000 से तजावज़ कर गई है 1 तोला। अब इस इतनी बड़ी कीमत के लिए बाकी लोगों का ये कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपये की घट रही है, और दुनिया भर के सरमायाकार जो है सोने को महफूज सरमाया तस्वर कर रहे हैं और वो सोना अंधाधुंध खरीद रहे हैं, जिसके नतीजे में जो है सोने की कीमत बढ़ रही है। मतलब सोना मतलब माइशत। तो लोगों ने कहा कि माइशत जो है एक संगीन कगार पे आ गई है। हम ये कह सकते हैं कि जो है दिवालिये के दहाने पे आ गई है, तबाही के दहाने पे आ गई है। तो इस तरह के हालात में मुल्क की मैशियत को संभाला देने की बात करने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज़ जब वो लोकसभा में आए तो उन्होंने कुंभ मेले की कामयाबी की दास्तान सुनाई। क्या सारी तकरीर यही थी कि हमने शानदार कुंभ मेला किया, सारी दुनिया से लोग आए, बेहतरीन इंतजाम थे वगैरह वगैरह। अब देखिए उनका लिबास देखिए किस तरह डुबकी लगाई उन्होंने, वो उधर डुबकी लगा रहे थे और हिंदुस्तान की मईशत इधर डुबकी लगा रही थी। बहरहाल जो है यही कहा गया है कि कहीं औरंगज़ेब तो कहीं जो है कुंभ मेला, तो कहीं जो है कुछ और, तो कहीं राम मंदिर, तो कुछ और, तो कहीं कुछ और। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मज़हब का खेल खेल के हालात जो है अपने जो है हालात अपनी इक़्तिदार की कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही है। बाकी मुल्क से या मुल्क की जो है हालात से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, मईशत कहाँ जा रही है, किस तरह के हालात हैं मुल्क में, किस तरह के हालात हैं, बैंकों का निज़ाम क्या जो है कह रहा है, बैंक जो है किस तरह से काम कर रहे हैं। ये सारे जो है हालात जो भी माशी इदारे हैं सारे के सारे तशवीश के इंतहा पे पहुँचे हुए हैं और हुकूमत को जो है मतलब ही नहीं है। हुकूमत तो जो है बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी में मस्त है हुकूमत पर। बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नाज़रीन एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप की गैर दानिशमंदाना हरकतों से है। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कल पुतिन से यानी सदर रूस व्लादिमीर पुतिन से तकरीबन 2.5 घंटों तक बातचीत की और उस बातचीत का जो मरकज़ी मौजू था, मौजू बहस था, वो था रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का खात्मा। तो बहरहाल 2.5 घंटे तक वो बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हम अमरीकी अदालतों को सलाम करते हैं कि ट्रंप जो भी बेवकूफ़ाना फैसले करते हैं उन फैसलों के खिलाफ वो एक ढाल बनकर ठहर जाती है और कहती है कि आप ये फैसला नहीं कर सकते। ये अदालतें हैं और ऐसा लगता है कि अमरीकी अदालतें कंप्रोमाइज़ नहीं करती। और अगर हम हिंदुस्तानी अदालतों की बात करते हैं तो आप बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का फैसला देख सकते हैं। कई ऐसे फैसले देख सकते हैं जिनके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो मसाजिद हैं उनके सर्वे की इजाज़त दे दी गई है। हद तो ये है कि हिंदुस्तानी हाई कोर्ट्स के, खासतौर पर हाई कोर्ट के, आप देखेंगे हालिया अरसे के दौरान एक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज किस तरह की बकवास करता है, फिर आप देखेंगे कि कर्नाटक का एक जज किस तरह की बकवास करता है मुसलमानों के खिलाफ। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। और कई लोगों ने, खासतौर पर BBC ने हालिया अरसे के दौरान साबिक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का इंटरव्यू लेते हुए कहा था कि क्या हिंदुस्तान में अदालतें दबाव में काम नहीं कर रही है, हुक्मरान जमात का अदालत पर दबाव नहीं बना हुआ है और जो फैसले आ रहे हैं वहाँ दबाव में नहीं आ रहे हैं। ये सवाल BBC ने किया था। तो बहरहाल अब सारा हिंदुस्तान भी ये सवाल आइंदा करने लगेगा। तो कहने का मतलब है हम बात कर रहे थे अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की। तो बहरहाल
एक जज ट्रंप के खिलाफ फैसला देता है और ट्रंप गुस्से में आते हैं, बरहम हो जाते हैं। और गुस्सा क्यों आता है, अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है, ये तो महावरा आपने सुना होगा। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे ये चल रहा है कि ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है और बार बार क्यों आता है। तो बहरहाल बार बार क्यों आता है, जो कुछ अक्सर लोग देखते हैं सजा साहब, जो अबनॉर्मल होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें कम खून भी कहा जाता है, बार बार गुस्सा कर लेते हैं। ठीक है, आपको बीपी है तो अगर गुस्सा करते हैं तो चलेगा, लेकिन आप फैसले भी गैर दानिशमंदाना करते हैं, कातिल की आप मदद करते हैं और जो मकतूल है उसको दहशतगर्द करार देते हैं, तो ये आपके जहनी दिवालियेपन का सबूत होता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया और ट्रंप इसराइल की तायद कर रहे हैं, इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, इसराइल को हथियार दे रहे हैं। तो ये क्या वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी अहम बात सजा साहब आपको बता दूं कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप ने अपने खिलाफ फैसला देने वाले एक जज का मुआखजा करने की बात कही थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी ऐसे जज का मुआखजा नहीं कर सकते जिसने आपके खिलाफ फैसला दिया हो, क्योंकि ये इंतकामी कार्रवाई है। अब अंदाजा कीजिए ये कितनी बड़ी बात है। यकीनन वहाँ के जो अदलिया है वो जो है हुकूमतों से ऊपर फैसले उसके होते हैं और वो सीधे जो है सदर जमहूरिया को मुजरिमों के कटघरे में खड़े करने की पोजीशन में होती है। जी जी जी। तो बहरहाल जो है जैसा कि आपने देखा कि एक जज ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया जिससे ट्रंप जो है गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने कहा उस जज के खिलाफ जो है उसके मौक़िफ़े की बात की, मतलब एक इंतकामी कार्रवाई की। जी जी जी। तो सारी अदलिया जो है सदर के खिलाफ खड़ी हो गई। तो यकीनन जहाँ जिस मुल्क में जो है अदलिया का निज़ाम शफाफ होता है वहाँ पे जो है मुल्क की तरक्की जो है कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल देखिए, जो बाइडन ने इज़राइल की हिमायत की थी और गज़ा में खून खराबा करवाया था, जिसके नतीजे में जो बाइडन की हुकूमत गई। अब अगर ट्रंप भी जो है इज़राइल की हिमायत करेंगे और गज़ा के मासूम लोगों की जो है बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, गज़ा के मासूम अवाम के, देखिए आज जिस तरह के हालात हैं हम देख रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहरी में 400 लोगों को शहीद कर दिया गया है। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जानिब उनके घर नहीं है, खंडर हैं, खंडरों पे जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। दूसरी जानिब उन बेयार और मददगार लोगों की, पहले तो उनके जो है जो इमदादी सामान लेके आने वाले जो ट्रक थे उनको बंद किया गया, उनकी इमदाद रोकी गई। मतलब कौन सी इमदाद, खाने पीने की खुराक के ट्रक थे वो, तो खुराक तक पहुंचाने से पहले तो उनके शहर को तहस नहस किया गया, उनके इलाकों को तबाह किया गया, उन्हें बेघर किया गया, उन्हें पानी और बिजली से महरूम किया गया, उन्हें अस्पतालों से महरूम किया गया, उन्हें स्कूलों से महरूम किया गया, हर तरीके से दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, गैर इंसानी सलूक का मुजाहरा किया गया। और अब फिर एक बार जो है इज़राइल ने बमबारी शुरू कर दी है। देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि इज़राइल में अब बजट सेशन शुरू होने वाला है और जो है इस बजट सेशन में पैसों को सैंक्शन करने के लिए उसको इज़राइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू को उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो वो जो इंतहा पसंद जो है पार्टी थी वहाँ की इज़राइल की, उसकी सपोर्ट हासिल करने के लिए उसने ये बमबारी की है। मतलब ये कि ये अफसोस का मकाम तो ये है कि चाहे इज़राइल हो या फिर जो है हमारे हिंदुस्तान की भी हम बात करेंगे, हमारी मौजूदा बीजेपी सरकार, अगर वो महज अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अगर इस तरह की हरकतें करती हैं, इस यहाँ पे जिस तरह के हालात हो रहे हैं, अब देखिए कितने अफसोसनाक हैं। अगर इज़राइल जो है महज अपनी हुकूमत बताने के लिए बेयार मददगार लोगों पे जो है बमबारी करता है, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है, उन्हें शहीद करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुरखरू हो जाएगा या हुकूमत बच जाएगी। तबाही तो आनी है, तबाही तो आएगी, खुदा सब देख रहा है। मज़लूमों की आहें कभी खाली नहीं जाती हैं। मज़लूमों की यहाँ से कहा जाता है कि अर्श हिल जाता है। बिल्कुल। तो जो है खुदा का अर्श हिलेगा। अल्लाह जो है गैज़ व गज़ब से बचाए। अल्लाह का गैज़ व गज़ब बहुत ही जो है खौफनाक होता है, तो उससे सारी दुनिया को बचने की ज़रूरत है। और इज़राइल के जो है जो अभी जो मौजूदा जो हरकतें हैं, जिस तरह की जो है इक़दामात हैं, उन इक़दामात से इज़राइल का फ़ायदा तो नहीं होगा,
मगर कब ये सफ़े हस्ती से मिट जाए कोई नहीं जानता। और वैसे भी आप देखेंगे कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, अमेरिका का सवाल है, ये लोग मुजरिम हैं, यकीनन मुजरिम हैं, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा वो लोग मुजरिम हैं, वो ममालिक मुजरिम हैं, मुस्लिम ममालिक, जो अपनी बेबसी, अपनी बेहिसी, अपनी, आप अंदाज़ा कीजिए कि गफलत, लापरवाही के ज़रिए अपने ही यानी मुस्लिम बच्चों का, ख़वातीन का कत्ल होते बड़ी बेशर्मी से उसका मुशाहिदा कर रहे हैं, नज़ारा कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं तो ये बस बयानात दे देते हैं, मजम्मती बयानात, उसके बाद खामोशी इख्तियार करते हैं। तो बहरहाल अगर उम्मत इस तरह रहेगी, मुसलमान इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर जो दुश्मन है उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या फिर जो दुश्मन है मुसलमानों के, वो क्या करेंगे आप ये अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल अल्लाह रहम फरमाए। और यकीन मानिए कि सज्जाद साहब ने कहा कि जब मज़लूम दुआ करता है तो जालिम के ख़िलाफ़ तो अर्श हिल जाता है। तो यकीन मानिए कि एक ना एक दिन या आने वाले दिनों में ज़रूर मदद आएगी, और आ भी गई मदद। आपने देखा कि किस तरह अमेरिका में आग फैली, जंगलात में तबाही और बर्बादी का सामान हुआ, 275 अरब डॉलर्स का वहाँ नुकसान हुआ, लोग भी मरे वहाँ पर। आज 37 जो रियासतें हैं अमेरिका की तूफ़ान की जद में हैं। तो ये कुदरत अगर इंतकाम लेना चाहती है तो किसी तरह भी लेती है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।